नमस्कार साथियों, मैं हूं सचिन कुमार निगम। एक बार फिर आपका लाइव क्लास नित्य क्लास में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। कैसे हैं दोस्तों आप? आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और आप जैसा देख रहे हैं, कोरोना जैसा टाइम आपके सामने चल रहा है, आप उसमें किस तरह से अपने आप को संजोए हुए हैं, ये आप समझते होंगे दोस्तों। चलिए, इसी के साथ में आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए क्वेश्चंस लेकर के आया हूं। बहुत ही अच्छी आपकी सीरीज होने वाली है और बहुत ही अच्छा आपको लगेगा। तो दोस्तों, इसी के साथ में शुरुआत करते हैं और बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ और देते हैं आपको पहला क्वेश्चन। ये लीजिएगा, त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है। देखिएगा दोस्तों, हर एक किसी भी धर्म की आप बात करते हैं, उनका अपना अपना कोई ना कोई धार्मिक ग्रंथ होता है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ हैं, जैन के हैं, हिंदुओं के हैं, मुस्लिमों के हैं, बौद्ध धर्म के हैं। अब दोस्तों, यहाँ पर बौद्ध धर्म के हैं या मुस्लिमों के हैं, जैन धर्म के हैं या फिर हिंदुओं के हैं, तो आपको इसमें से चुनना है दोस्तों। अगर हम बात यहाँ पर करते हैं हिंदुओं के धार्मिक ग्रंथ की, अगर हम बात यहाँ पर करते हैं तो वह है आपका रामायण है, महाभारत है और गीता है। यहाँ पर हिंदू के धर्म की अगर आप बात की जाती है दोस्तों, आप समझ सकते हैं यहाँ पर हिंदू के आप तो जानते हैं, ये तो आपको वैसे भी कंठ सभी को याद होगा। तो हिंदू धर्म में जो माना जाता है वो आपका रामायण, महाभारत और भागवत गीता को माना जाता है दोस्तों। इसी के साथ में अगर बात करते हैं, कई बार क्वेश्चन आपका निकल के आता है रामायण और महाभारत के, अगर हम लिखने के समय की बात करें या उनके समय की बात करें कि उनकी रचना कब हुई है, तो दोस्तों अगर हम इसकी बात करते हैं तो उसमें भी थोड़ा सा आपको संशय वाली बात कई बार हो सकती है। आप देख सकते हैं, अगर आपसे पूछ जाए महाभारत और रामायण में किससे पहले लिखा जा चुका है, तो आप उसमें बताएंगे कि उसमें रामायण को महाभारत के बाद लिखा गया, अथवा महाभारत को रामायण से पहले लिखा जा चुका था। अगर आपको लगता है कि इसमें ऐसे कैसे हो सकता है, कैसे पॉसिबल है, तो दोस्तों इसका तर्क मैं आपको दे देता हूं। वेदों का संकलन वेद व्यास जी ने किया था। वेदों का संकलन क्या है? वेद व्यास जी ने। और वेद व्यास जी ने जब वेदों का संकलन किया है, तो दोस्तों आप बताइएगा सबसे प्राचीन ग्रंथ क्या चीज मानी जाती है या किस चीज को माना जाता है? वेदों को माना जाता है। अब वे सबसे प्राचीन है, उसे वेद व्यास जी ने इकट्ठा किया या उनका संकलन किया था। उसके बाद में महाभारत को वेद व्यास जी ने ही लिखा है। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि वेद व्यास जी दो वेद व्यास जी नहीं हुए, या वेद व्यास जी दोबारा तो नहीं आए हैं, यानी कि दोनों काम एक समय में हो चुके हैं। इसका अर्थ ये है कि महाभारत और वेदों को वेद व्यास जी के द्वारा किया गया है, यानी कि रामायण से पहले महाभारत को लिखा जा चुका था दोस्तों। इसके बाद में अगर मुस्लिम धर्म की अगर आप बात करते हैं, तो मुस्लिम धर्म का जो अपना ग्रंथ है वो है कुरान शरीफ। जी हाँ दोस्तों, इसे माना जाता है कि ये है अल्लाह या पैगंबर साहब के मतलब पैगंबर साहब को जब ये मिली तो यह आसमान से आई हुई एक पुस्तक है या किताब है। इसे किसी ने नहीं लिखा है, बल्कि ये आसमानी किताब इसे माना जाता है और इसे लाल किताब के नाम से भी जाना जाता है। इसमें मुस्लिम धर्म से जुड़े हुए सभी नियमों को दर्शाया गया है दोस्तों। इसी के बाद में बौद्ध धर्म की आप बात कर रहे हैं, तो त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है। तो त्रिपिटक की अगर हम बात करते हैं वो बौद्धों का है। तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर की अगर हम बात करते हैं, तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका हो जाता है बौद्धों का त्रिपिटक, यानी कि इसका राइट आंसर आपका डी होता है दोस्तों। ये लीजिएगा, राइट आंसर इसका डी हो जाता है, बिल्कुल सही इसका राइट आंसर डी है दोस्तों। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अगला क्वेश्चन का आंसर क्या होता है और आप उसे किस तरह से करने वाले हैं। ये लीजिएगा, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? अब दोस्तों यहाँ पानीपत की बात होती है। अब यहाँ पर अगर बात आती है पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई है, तो यहाँ पर देखना होगा कि पानीपत की पहली लड़ाई भी हुई है, दूसरी भी हुई है, तीसरी भी हुई है। अब ये दूसरी तीसरी का जो मैटर है ये क्या दर्शाता है और ये कब कब हुई है, कैसे कैसे हुई है, तो हम इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। आप तब तक बताइएगा इसका आंसर क्या होता है। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई है? तो दोस्तों अगर देखा जाए तो पानीपत की तीसरी लड़ाई की अगर हम बात करते हैं तो आप इसका बताने वाले हैं आंसर। तो देखते हैं क्या इसका आंसर होगा। चलेगा, तब तक मैं इसके बारे में एक्सप्लेन करता हूं। ये लीजिएगा दोस्तों, पानीपत की पहली लड़ाई की अगर हम बात करते हैं तो बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में, बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में 1526 ईस्वी में कब हुआ है? 1526 ईस्वी को युद्ध लड़ा गया दोस्तों। जी हाँ,
यहाँ पर 1526 ईस्वी को युद्ध लड़ा गया था। ये आपका पहला पानीपत का युद्ध था। दूसरा आपके सामने आता है दोस्तों पानीपत का द्वितीय युद्ध आता है। ये पहला जो लड़ा है ये भी मुगल शासक ने लड़ा है, क्योंकि मुगल साम्राज्य की जो नींव रखी है 1526 ईस्वी में आकर के वो बाबर ने रखी है। बाबर तुर्की के एक छोटे से प्रांत का शासक था, जिसके पिता का नाम उमर शेख मिर्जा था और जिसके दादा का नाम मिर्जा सुल्तान था। आपसे कई बार पूछ लिया जाता है कि बाबर के पिता का नाम क्या है, दादा का नाम क्या है, तो आप इसे याद रख सकते हैं। बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्जा है और दादा का नाम मिर्जा सुल्तान है। दोस्तों इसी के साथ में आगे बढ़ते हैं। बाबर का जन्म 1483 ईस्वी में हुआ था और इसने भारत पर प्रथम जो युद्ध आक्रमण किया था वो 1519 में बताया जाता है दोस्तों। यानी कि आप 1519 में बता सकते हैं। और सबसे पहले तोप खाने का जो प्रयोग किया है, तोप नीति जो अपनाई गई है वो बाबर के द्वारा अपनाई गई है दोस्तों। और यह है युद्ध लड़ा गया 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में। दूसरा युद्ध होता है आपका 1556 ईस्वी में अकबर और हैमू के बीच में हुआ दोस्तों। यह है आपका 1556 था, आप इसे भी देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों। और तीसरा युद्ध जो लड़ा गया है अंग्रेजों और मराठों के बीच में वो 1761 ईस्वी में लड़ा गया और इसका राइट आंसर आपका बी होता है। तो आपको सामने मैं यहाँ पर 3 युद्ध आपको मैं बता चुका हूं दोस्तों। अगर बात करते हैं मुगल साम्राज्य की, तो मुगल साम्राज्य का अपने आप में एक काफी बड़ा रहा, जिन्होंने लगभग 300 वर्षों तक भारत पर अपना शासन किया है। जिसके पहले राजा 1526 ईस्वी में बाबर बैठे हैं। दूसरे राजा बाबर के बेटे हुमायूं थे। जब बाबर की मृत्यु हो जाती है आपकी 1530 में आकर के मृत्यु हो जाती है, तो हुमायूं बैठते हैं और हुमायूं से युद्ध करते हैं शेरशाह सूरी। उस बीच में शेरशाह सूरी भी 5-6 साल राजा रहते हैं। शेरशाह सूरी की मृत्यु हो जाने के बाद में फिर से हुमायूं आते हैं और हुमायूं की अचानक से मृत्यु हो जाती है पुष्कालय से वापस लौटते हुए सीढ़ियों से पैर फिसलने के कारण। इसी के बाद में नंबर आता है अकबर का, जिन्होंने 1556 से लेकर के 1605 ईस्वी तक शासन किया है। उसके बाद में जहांगीर 1605 से लेकर के 1627 तक और 1627 से लेकर के 1658 तक शाहजहां का रहा है। इसी के बाद में 1658 से लेकर के 1707 तक रहा है औरंगजेब, और उसके बीच में छोटे छोटे राजा महाराजा यहाँ पर आते रहे हैं जिनका इतना खास बाहुल्य नहीं था या वर्चस्व नहीं था। उसी के बाद में अगर बात करते हैं तो यहाँ पर सबसे अंतिम में आकर के बहादुर शाह जफर द्वितीय 1857 की क्रांति के एक नायक रहे हैं दोस्तों, और उनको जाना जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका होता है 1761, इसका राइट आंसर होता है। चलिएगा अगला क्वेश्चन आपको देते हैं, बढ़ते हैं आगे की तरफ। मुगल साम्राज्य की नींव किस लड़ाई के बाद मानी जाती है? मैं अभी आपको बता रहा था कि मुगल साम्राज्य की नींव किस लड़ाई के बाद मानी जाती है। पानीपत की प्रथम लड़ाई के बाद में, पानीपत की द्वितीय लड़ाई के बाद में, पारसी की लड़ाई में या बक्सर की लड़ाई में। दोस्तों मैं भी आपको बता रहा था कि बाबर ने पहला जो युद्ध लड़ा है वो आपका 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोधी से लड़ा था। यानी कि लोधी वंश था उस समय में, लोधी वंश से बाबर की लड़ाई हुई थी पानीपत के पहले लड़ाई में या प्रथम युद्ध में। इसका राइट आंसर आपका ए होता है दोस्तों। जी हाँ, इब्राहिम लोधी से पानीपत की जब लड़ाई हुई थी तो सबसे बड़ी जो नीति बाबर ने लगाई है उसमें तोपखाने का प्रयोग किया गया था, और तोपखाने का प्रयोग जो किया गया है सर्वप्रथम वो बाबर की तरफ से किया गया है दोस्तों। इसमें बहुत ही ये अच्छा क्वेश्चन है, कई बार आपसे पूछा जाता है और बहुत बात आपसे ये पूछा गया है। इसी के बाद इसी से अगर हम पहले की बात करते हैं, अगर भारत के अंदर हम बात करते हैं मुस्लिम शासकों की, तो महत्वपूर्ण जो बातें आपको मिलती है। सबसे पहला जो मुस्लिम शासक रहा है या भारत पर आक्रमण करने वाला रहा है वो 711 और 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम प्रथम मुस्लिम शासक था। उसके बाद में यहाँ पर मोहम्मद गजनवी, मोहम्मद गोरी जैसे शासक भी यहाँ पर आए हैं, लेकिन वो यहाँ पर रुके नहीं थे। कारण उसका क्या था? वह केवल और केवल भारत के अंदर अपना वर्चस्व जमाना चाहते थे और अपने धर्म का प्रचार करना चाहते थे, और अपने वो केवल और केवल भारत को लूट करके ले जाना चाहते थे। वो यहाँ पर रुकना नहीं चाहते थे, वो यहाँ पर लूटपाट करने और अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने आया करते थे। तो दोस्तों इसी के बाद में यहाँ पर जो महत्वपूर्ण बातें हैं आपके बीच में जो यहाँ पर रखी गई है, नहीं वो रखी गई है 1206 ईस्वी में
कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, जिसे गुलाम वंश के नाम से जाना जाता है। इसमें गुलाम वंश में अगर देखा जाए तो महत्वपूर्ण राजा जो आपके हुए हैं कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से लेकर के 1210 तक, 1210 से लेकर के 1236 तक आपके इल्तुतमिश रहे हैं, 1236 से 1240 तक आपकी रज़िया सुल्ताना रही हैं, और उसके बाद में यहाँ पर एक पराक्रमिक राजा रहे हैं बलबन। अब दोस्तों एक बात तो आपको इसमें बता देता हूँ, बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि अकबर, इसमें आप देख सकते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम था मोहम्मद गोरी का, कुतुबुद्दीन का गुलाम था इल्तुतमिश और वह उसका दामाद भी था, और इल्तुतमिश का गुलाम था बलबन। यानी कि यहाँ पर गुलामों का साम्राज्य चलता रहा, इसलिए इसे गुलाम वंश व आप इसे ममलूक वंश के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये लीजिएगा अगला क्वेश्चन आपकी खिदमत में है और देखते हैं आप इसका आंसर किस तरह से बता चुके हैं या बताने वाले हैं। चलेगा अगला क्वेश्चन आपके सामने, शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसे कहा जाता था? तो दोस्तों आप देख सकते हैं शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसे कहा जाता है। शिवाजी को 1666 में कैद कर लिया गया था औरंगजेब के द्वारा। जी हाँ दोस्तों, इसी में वो अपने वहां से निकलकर भागे और अपना काफी वर्चस्व भारत में जमाया और एक अच्छा शासन यहाँ पर चलाया है। तो दोस्तों अगर शिवाजी के प्रशासन में पेशवाओं की बात हम करते हैं, पेशवा किसे कहा जाता था, तो दोस्तों वह कहा जाता था मुख्यमंत्री को, और इसका राइट आंसर आपका सी होता है। ये लीजिएगा। बढ़ते हैं आगे अगला क्वेश्चन, किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है? दोस्तों अब आप देख सकते हैं यहाँ पर किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है, फ्रांस को, जर्मनी को, इटली को, या यहाँ पर आपका होता है तुर्की। तो दोस्तों यहाँ पर आपके सामने है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप देख रहे हैं और इसके बारे में हम आपको बता भी रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर अगर देख सकते हैं आपके कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है, अगर बाहर देखे जाए तो ये मरीज वाली क्या बात है आप यहाँ पर समझ सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं बहुत अच्छे से क्योंकि तुर्की जो है इसे ये यूरोप में पड़ता है और इसे यूरोप का मरीज भी कहा जाता है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही है। और बढ़ते हैं आगे की तरफ, लेते हैं अगला क्वेश्चन आपके लिए। ये देखिएगा, अगर भारत के अंदर यहाँ अगर मरीज वाली आप बात करते हैं तो भारत के अंदर की अगर आप बात करते हैं तो यहाँ पर बिहार को इस तरह से माना जाता है जो केवल गरीबी और बीमारी के लिए लगभग जाना ही जाता है। चलिए बढ़ते हैं आगे, लेते हैं अगला क्वेश्चन। राजा राम मोहन राय को सरोकार नहीं था, किससे सरोकार नहीं था? सती प्रथा की समाप्ति में था, विधवा पूर्ण विवाह में था, संस्कृत की शिक्षा में था, या इनमें से कोई भी नहीं है। अब दोस्तों आप बताएंगे इसका आंसर, तब तक मैं यहाँ पर थोड़ा सा करता हूँ एक्सप्लेन और आप बढ़ते हैं इसके आगे। देखिए राजा राम मोहन राय ने जो कार्य क्या है वो सती प्रथा की समाप्ति पर क्या है। सती प्रथा क्या है दोस्तों, जब प्राचीन समय में या आप अभी पीछे कुछ वर्षों में जा सकते हैं, यहाँ पर 100 सवा 100 वर्ष आप पीछे चले जाइएगा तो आप पाएंगे यहाँ पर 100-200 वर्ष केवल बात है। तो वहां पर क्या होता था, जब किसी पुरुष की मृत्यु होती थी तो उसके पति को उसी के साथ में, उसकी चिता के साथ में जला दिया जाता था। उसको जलाने से पहले उसे उसके बाल काट दिए जाते थे, उसे गंजा कर दिया जाता था और उसे भांग धतूरा पिलाया जाता था ताकि वह पागल अवस्था में हो जाए। और जब वह पागल अवस्था में होकर के बेहोश हो जाती थी तो उसे उसकी पति की चिता के ऊपर लिटा दिया जाता था और चिता पर उसे जिंदा ही जला दिया जाता था। दोस्तों उसकी चीख पुकार ज्यादा दूर तक ना जाए तो उसी बीच में वहां पर ढोल नगाड़े बजाए जाते थे, कभी उसकी चित खुल जाए और वह वहां पर इधर उधर भागना चीखना शुरू कर दे तो दोस्तों वहां पर ढोल नगाड़े भी बजाए जाते थे। वो विधवा पूर्ण विवाह, अब ये सती प्रथा अगर समाप्त हो गया था तो उसके बाद में जो विधवाएं होती थी उन्हें घर से बाहर निकलने की आजादी नहीं थी, उन्हें अपशगुन के तौर पर प्रयोग किया माना जाता था। तो दोस्तों इन्होंने राजा राम मोहन राय ने कार्य क्या है, विधवा पूर्ण विवाह पर, यानी कि जो विधवाएं होती हैं वो अपना दोबारा से विवाह कर सकते हैं, क्योंकि पुरुष वर्ग अगर पत्नी मर जाती है तो पुरुष विवाह कर लेता था, उसे किसी प्रकार का कोई यहाँ पर नियम को फॉलो नहीं करना पड़ता था, बल्कि महिलाओं को घर में बंद कर दिया जाता था, गंजा कर दिया जाता था, सफेद साड़ी में उन्हें हमेशा रहना होता था और वह किसी भी तरह के आभूषण या श्रृंगार नहीं कर सकती थी दोस्तों। तो उन्हें इस के लिए कि जब कोई पति मर जाए तो पत्नी दूसरा विवाह कर सकती है, तो इसमें भी राजा राम मोहन राय ने कार्य किया। इसके बाद में संस्कृत की शिक्षा में, तो संस्कृत की शिक्षा में उनका सरोकार बिल्कुल भी नहीं है। संस्कृत देव आपके इसे कह सकते हैं देव
भाषा कहा जाता है। भारत किसे देव भाषा कहा जाता है? ये भारत की सबसे प्राचीनतम संस्कृति भाषा को ही दोस्तों कहा जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका होता है सी, और आप चुन चुके हैं, इसका राइट आंसर आपका सी हुआ होगा। लीजिएगा, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तक, लीजिएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए कौन सा जनरल डायर उत्तरदायी था? अब दोस्तों यहाँ पर आपके सामने है, तो हम देखना चाहेंगे इसका आंसर आपकी तरफ से क्या आता है। चलिएगा, तो दोस्तों बताइएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए कौन सा जनरल उत्तरदायी था? जनरल विलियम बेंटिक है, जनरल माउंटन बेटन है, जनरल डायर है, या जनरल डलहौजी है? दोस्तों हो सकता है ये मैं आपको बता रहा हूं, इसमें आप बिल्कुल भी अतिशयोक्ति नहीं करेंगे, क्योंकि इसका राइट आंसर जो है आपका बिल्कुल आपको सभी को पता है। दोस्तों यह घटना आपकी 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग अमृतसर में घटी है। दोस्तों उस समय में रोल एक्ट पारित किया गया था। मार्च के महीने में रोल एक्ट पारित किया गया था। 18 मार्च 1919 को रोल एक्ट पारित किया गया था। उसी के विरोध में के चलते हुए अमृतसर के जलियांवाला बाग में लोग इकट्ठे हुए, उसके विरोध में वहां पर एक मीटिंग चल रही थी। उसी बात को देखते हुए वहां पर जनरल डायर ने वहां पर उन पर सीधा हमला करा दिया और वहां पर नरसंहार कराया गया, और वहां पर सभी लोगों को मार दिया गया। और आज भी बताया जाता है कि वहां पर लोगों के खून के छींटे आज भी लगे हुए हैं। दोस्तों तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर इसका राइट आंसर आपका होता है जनरल डायर। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर आपका जनरल डायर है, बिल्कुल सही। तो यह 13 अप्रैल 1919 को यह घटना घटी है। जनरल डायर जब यहाँ से बाहर से वापस लौट गए तो उधम सिंह भारत के क्रांतिकारी युवा रहे हैं, और उन्होंने जाकर के जनरल डायर को उन्हीं की सरजमी पर जाकर के गोली से मारा था, क्योंकि उस सभा में उधम सिंह के पिता भी मारे गए थे। उन्होंने अपने पिता की मौत का व तमाम उन शहीदों की मौत का बदला जाकर के उनके देश में जाकर के लिया, और जनरल डायर को उन्हीं की सरजमी पर जाकर के गोली मारी। और बढ़ते हैं आगे, लेते हैं अगला क्वेश्चन, आपकी खिदमत में है। देखते हैं अगला क्वेश्चन आप कितने अच्छे से करने वाले हैं। प्रथम मैसूर युद्ध किन के बीच लड़ा गया? ब्रिटिश और टीपू सुल्तान, ब्रिटिश और हैदर अली, ब्रिटिश और मीर जाफर है, ब्रिटिश और नवाब सिराजुद्दौला है? तो दोस्तों अगर इसके आंसर की बात करते हैं तो ब्रिटिश और टीपू सुल्तान को आप अच्छे से जानते हैं, काफी एक विरोधी रहे हैं ब्रिटिश सरकार के, और इन्होंने हमेशा अपनी बात को उनके विरुद्ध रखा है और हमेशा वहां से युद्ध किया है। तो दोस्तों बात करते हैं ब्रिटिश और यहाँ पर हैदर अली। तो दोस्तों इसके राइट आंसर की अगर बात की जाती है तो दोस्तों राइट आंसर आपका होता है ब्रिटिश और हैदर अली, इसका राइट आंसर होता है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, लेते हैं अगला क्वेश्चन, और ये लीजिएगा आपकी खिदमत में। सती प्रथा का प्रतिबंध किसने लगाया था? लॉर्ड डलहौजी ने, लॉर्ड माउंटन बेटन ने, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने, या लॉर्ड कर्जन ने? तो दोस्तों मैं अभी आपको बता रहा था सती प्रथा के बारे में। सती प्रथा ये सदियों से चली आ रही एक कुप्रथा थी या एक बीमारी थी, जिसमें पत्नी को सीधा सीधा या नारी को जिंदा ही जला दिया जाता था। दोस्तों आप समझ सकते हैं, जो लोग अभी से सुनते हैं उनको पता नहीं कैसा लगता होगा, लेकिन उस समय में आप देख सकते हैं ये एक क्रूरता का ही रूप था कि जिंदी महिला को जला दिया जाता था। दोस्तों तो इस पर जो काम किया था राजा राम मोहन राय ने किया था, और इस पर पूर्णतः जो लगाया था, इस पर जो पूर्णतः लगाई है रोक लॉर्ड विलियम बेंटिक ने लगाई है। आप देख सकते हैं इसे। बढ़ते हैं इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ, ये लीजिएगा आपकी खिदमत में। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? मौलाना आजाद, सर सैयद अहमद, मोहम्मद अली जिन्ना, डॉक्टर जाकिर हुसैन? अब दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की जो स्थापना हुई है वो आपकी 1902 के आसपास में है, 2 या 3 में हुई है। दोस्तों उस समय में इसके लिए 3 लाख रुपए का खर्चा आया करता था। दोस्तों और आप देख सकते हैं ये अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय जो है आपका बहुत ही ज्यादा मुस्लिम वर्ग के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ पर ये 1902-3 में बनकर के तैयार हुआ था। इससे पहले 1866 ईस्वी में आपका दरुल उलूम ये आपका देवबंद सहारनपुर में पड़ता है, तो इसकी बनकर के स्थापना हुई है। दोस्तों आप 1966 में देख सकते हैं दरुल उलूम की स्थापना हुई है, और यह एशिया का सबसे बड़ा मदरसा माना जाता है। दोस्तों
अगर आप कभी सहारनपुर जाते हैं तो दिल्ली से जब आप सहारनपुर जाएंगे तो रास्ते में सहारनपुर से 30 किलोमीटर पहले आपका देवबंद पड़ता है और वह एक कस्बा है। और वह इसकी खासियत या इस कारण से ये एशिया के सबसे बड़े मदरसा होने के कारण वहां पर भारत की सभी चलने वाली ट्रेनें सभी वहां पर रुक करके चलती हैं, क्योंकि वहां पर देश विदेशों से पढ़ने के लिए बच्चे आते हैं। चलिए तो दोस्तों इसके राइट आंसर की अगर हम बात करें तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका होता है सर सैयद अहमद, इसका राइट आंसर है, ये लीजिएगा। बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला क्वेश्चन। चोरी चोरी कांड किससे संबंधित है? असहयोग आंदोलन से है, सिविल अवज्ञा आंदोलन से है, स्वदेशी से है या जलियांवाला बाग से है? तो दोस्तों बताएंगे इसमें आपका आंसर क्या होता है और आप इसका आंसर क्या बताने वाले हैं। दोस्तों चोरी चोरी कांड की अगर आप बात करते हैं, इसका आप आंसर देना चाहते हैं तो इसका आंसर आपका क्या आएगा दोस्तों, आप बताइएगा। चोरी चोरी कांड जो ये संबंधित है आपका, वह किससे संबंधित है दोस्तों? एक तरफ चोरी चोरी कांड की घटना घटी है, दूसरी तरफ महात्मा गांधी के द्वारा असहयोग आंदोलन चलाया जा रहा था। तो यह है घटना का जो सीधा सीधा प्रभाव पड़ा था वो असहयोग आंदोलन पर पड़ा। इसका राइट आंसर आपका होता है ए, ये लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देते हैं आपको और बढ़ते हैं आगे की तरफ। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा है? बताइएगा दोस्तों। अगर बात करते हैं कि भारत के अंदर सबसे पहला खोजा गया पुराना शहर कौन सा है, तो वह आपका सिंधु है, हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है या पंजाब है दोस्तों। अब पंजाब तो आपको कोई शहर है नहीं, पंजाब तो आपका एक राजस्थान है, बल्कि आप सिंधु की आप बात करते हैं, हड़प्पा की आप बात करते हैं, मोहनजोदड़ो की आप बात करते हैं, तो इनमें आप विचार कर सकते हैं दोस्तों। ये आपका हड़प्पा मोहनजोदड़ो सिंधु ये पंजाब के क्षेत्र हैं, पहले भारत में लगा करते थे, लेकिन पंजाब आजादी 1947 में भारत की आजादी के समय पाकिस्तान को अलग कर दिया गया और यह है काफी सारा भाग आपका जो है पाकिस्तान में चला गया। तो दोस्तों अगर इसमें बात करते हैं भारत में खोजा गया सबसे पहला या सबसे पुराना जो शहर रहा है वो आपका हड़प्पा रहा है दोस्तों, ये लीजिएगा। जी हाँ, 1921 इसका राखलाल दास बैनर्जी ने इसकी खोज की है और ये हड़प्पा सभ्यता का समय रहा है दोस्तों। तो दोस्तों आपको बता दें ये समय क्या था। हड़प्पा सभ्यता जो रही है वो प्राचीन सभ्यता रही है, जो आपकी ईसा से 2350 से लेकर के 1750 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। यह मैक्स मूल्य के अनुसार 3250 से लेकर के 1350 ईसा पूर्व मानी जाती है और यह एक समय है, आप मान सकते हैं इसे। तो इसमें जो महत्वपूर्ण समय आपका माना जाता है, हड़प्पा सभ्यता का जो समय माना जाता है वो 2350 से लेकर के 1750 ईसा पूर्व तक माना जाता है। और हड़प्पा सभ्यता का जो पतन हुआ है वो बताया जाता है बाढ़ आने के कारण दोस्तों हुआ है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ के लोगों की अगर खास की बात करते हैं तो यहाँ के लोग जो आपका व्यापार या खेती करते थे वो कपास की खेती क्या करते थे। और यहाँ की जो आपकी भाषा थी वो भाषा आपकी किस तरह की रही है ये नहीं पता, लेकिन हाँ आपकी यहाँ की अगर हम लिपि की बात करते हैं तो हड़प्पा सभ्यता वासी चित्रात्मक लिपि का प्रयोग क्या करते थे, वहां पर वो चित्र बना करके उस लिपि का प्रयोग यहाँ पर क्या करते थे दोस्तों। और इसी के साथ में वो बहुत अच्छे अच्छे मन के मृत भांड और उन पर अच्छी अच्छी कलाकृति दिखाया करते थे। तो ये दोस्तों आपका हड़प्पा सभ्यता पहला, और उसके बाद में मोहनजोदड़ो और ये सिंधु समय, ये सभी उसी समय के दोस्तों माने जाते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और लेते हैं अगला क्वेश्चन आपके लिए। देखते हैं अगला क्वेश्चन को आप कितने तरीके से करने वाले हैं। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे मात्र शक्ति पर, कर्मकांड पर, आत्मा पर, या इनमें से कोई भी नहीं है दोस्तों। अब देखिएगा दोस्तों यहाँ पर आत्मा शक्ति है, मात्र शक्ति है, कर्मकांड है, आत्मा है, या इनमें से कोई नहीं है। तो सिंधु घाटी के लोगों की अगर हम बात करते हैं तो उस समय के लोग जो है वो करते थे मात्र शक्ति पर विश्वास करते थे, मात्र शक्ति को माना जाता था। कर्मकांड पर वो बिल्कुल विश्वास नहीं करते थे, क्योंकि कर्मकांड की अगर हम बात करते हैं तो ईसा से आप 2350 ईसा पूर्व की आप बात करते हैं, जबकि आपकी कर्मकांड जो मिलता है आपको वो ऋग्वेद से मिलता है। ऋग्वेद में कर्मकांड का आपका वर्णन मिलता है और ऋग्वेद को ही गद और पद दोनों में गाया मतलब सुनाया जाता है या उसको रचित किया गया है, उसे बनाया गया है। तो दोस्तों यह आप देख सकते हैं आपका कर्मकांड पूजा जो आपकी हुई है वो आपकी ऋग्वेद में है। अगर आप जादू टोना, वशीकरण, प्रेम प्रसंग और ऐसी तमाम बातों पर आप अगर विश्वास करते हैं तो आप
को वह समर्पित है, अर्थवेद समर्पित आपको किया गया है। आप अगर देख सकते हैं यहाँ पर अगर वेदों की ही बात करते हैं तो आपका जो संगीत के लिए जो समर्पित है वो सामवेद है, और आपका सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है, जिसमें आप देख सकते हैं जिसमें सबसे ज्यादा आहुतियां या रचनाएं इंद्र को समर्पित हैं, और दूसरे नंबर पर अग्नि को, और तीसरा मंडल आपका गायत्री मंत्र को समर्पित है, जबकि 10वें मंडल में पुरुष सूक्त की यहाँ पर उत्पत्ति का वर्णन मिलता है, और उसमें बताया जाता है कि वह पुरुष सूक्त के माध्यम से बताया जाता है वह जो वर्ण होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। वर्ण दोस्तों 4 प्रकार के होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, और इसकी जो रचना की गई है पुरुष सूक्त के माध्यम से बताई जाती है। बढ़ते हैं आगे और देते हैं अगला क्वेश्चन आपको। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका यहाँ पर मां शक्ति था, कर्मकांड इसमें बिल्कुल नहीं था, और आत्मा के आप जो बात करते हैं आत्मा, जादू, टोना, वशीकरण, तो आपका वो दोस्तों अर्थवेद में है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका ए होता है, लीजिएगा। बढ़ते हैं आगे और देते हैं आपको अगला क्वेश्चन आपके लिए। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? वीर, श्रेष्ठ या कुलीन है, विद्वान है या योद्धा है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे आर्य शब्द का जो शाब्दिक अर्थ होता है वह क्या होता है। अगर दोस्तों आप बात करते हैं आर्यों की, तो आर्य आपके मध्य एशिया से आए हुए निवासी हैं, जो यहाँ पर पशु चुगाने आया करते थे, और यहाँ पर पशु वो जिस समय आए थे तो वह घोड़ों पर सवार थे, पहला वो लिया करते थे और पशुओं को चुगाते हुए यहाँ तक पहुंच गए थे। दोस्तों उनको आर्यों की यहाँ की जो संस्कृति है, कल्चर और यह है क्षेत्र काफी पसंद आया, और वो यहीं पर आकर के बसना शुरू हो गए। तो दोस्तों ये जो आर्य की जो उत्पत्ति बताई गई है, तो यह आपकी बताई गई है मध्य एशिया से आए हुए लोग हैं। दोस्तों इसके जो बात करते हैं आर्य शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है वो है श्रेष्ठ या कुलीन। इसका राइट आंसर आपका होता है बी। दोस्तों ये लीजिएगा, इसका राइट आंसर आपका बी होता। बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देते हैं आपको। निम्नलिखित में से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो दोस्तों आप बताएंगे निम्नलिखित में से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? चावल, गेहूं, तंबाकू या ये सभी है दोस्तों। तो दोस्तों आपके सामने है एक अच्छा क्वेश्चन, तो मैं चाहूंगा इसका आंसर आपकी तरफ से है। वैसे भी पूरी उम्मीद ही नहीं, पूरी आशा ही नहीं बल्कि पूरी उम्मीद है कि इसमें आप इसका राइट आंसर बिल्कुल सही बताने वाले हैं। तो दोस्तों अगर हम इसके राइट आंसर की बात करते हैं, चावल की जो उत्पत्ति है दोस्तों लगभग 7000 ईसा पूर्व बताई गई है, और गेहूं और चावल को बिल्कुल एक साथ का बताया गया है। और अगर दोस्तों बताया जाता है तंबाकू, तो भारत के अंदर जो तंबाकू लेकर के आए हैं वो पुर्तगाली लेकर के आए हैं दोस्तों, और पुर्तगाली तंबाकू और यहाँ पर लेकर के आए हैं आलू। आप देख सकते हैं जो आपके पास में एक से एक बढ़िया व्यंजन आज आप खा रहे हैं आलू के बने हुए माध्यम से। आप चाहे वो चिप्स खा रहे हो, चाहे बर्गर डोसा खा रहे हो, चाहे आप उसके बाद में चिली पटेटो खाते हो, समोसे खाते हो, या पकौड़ी या ब्रेड पकौड़ा, या उसके बाद में आप बहुत अच्छी अच्छी चीजें जितने भी आप डिशेज खाते हैं, चाहे उसमें आलू पालक हो सकता है, सॉरी आलू पालक, आलू मेथी, आलू गाजरा, यानी कि आपके लिए भरमार जो करता है वो आलू करता है। आप सोच लीजिएगा 16वीं 17वीं शताब्दी में यहाँ पर पुर्तगाली आए और वह आलू लेकर के आए थे। अगर पुर्तगाली नहीं आते तो सोचिए आपका जीवन कैसा होता दोस्तों। अब यहाँ पर बात करते हैं तंबाकू की। तंबाकू को भी पुर्तगाली लेकर के आए हैं, लेकिन यहाँ पर इसकी जानकारी बिल्कुल भी नहीं थी, और यहाँ के इस समय के लोग यहाँ पर जो लिया करते थे वो सुरापान का प्रयोग क्या करते थे, अथवा आप कह सकते हैं वो सोमरस का पान यहाँ पर क्या करते थे। तो दोस्तों इसमें निम्नलिखित में किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका हो जाता है सी। ये लीजिएगा, इसका राइट आंसर आपके सामने है। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है, बताइएगा वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है, उपनिषेद है, अर्थवेद है, या सूत्र है, या शतपथ ब्राह्मण है दोस्तों। चलिएगा दोस्तों देखते हैं इसका आंसर आप क्या बताते हैं और इसका आंसर क्या होता है। चलिए तब तक मैं बताता हूं आपको, और देखते हैं आगे। अगर दोस्तों उपनिषेदों की हम बात करते हैं तो उपनिषेदों की अगर संख्याओं की हम बात करते हैं तो इनकी संख्या 108 है, और यह है जो इनकी जो रचना की गई है, इनकी रचना की गई है वेदों को सरल बनाने के लिए, वेदों को अच्छे सरल बनाकर पढ़ने के लिए इनकी रचना की गई है। अगला है इसमें अर्थवेद है। तो दोस्तों अर्थवेद मैंने बताया था, अर्थवेद जो है वो कलयुग के लिए पूर्णतः समर्पित है। इसके अंतर्गत जादू टोना वशीकरण प्रेम प्रसंग और वशीकरण जैसी आप बातें बहुत बलाए, और ये आपका ये तांत्रिक विद्याएं जितने भी आपकी सभी होती हैं। आपने जब आप बसों में जाते हैं तो आपने लिखा देखा होगा बंगाली बाबा से मिले, 1 मिनट में वहां पर आप आए।
उपचार कराएं। तो दोस्तों वह जादू टोना वशीकरण प्रेम प्रसंग विदेशी यात्रा ऐसी जो सब बातें होती हैं वो सब अथर्ववेद को समर्पित हैं। शतपथ ब्राह्मण की अगर आप बात करते हैं तो दोस्तों शतपथ ब्राह्मण जो है आपका ये है एक जो आपका वेद है उपनिषद है इसे माना जाता है। और इसी के साथ अगर हम बात करते हैं तो इसका उपनिषद भी नहीं है अथर्ववेद भी नहीं शतपथ ब्राह्मण। इसका आपका राइट आंसर होता है सूत्र होता है इसका राइट आंसर। चलिए दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। अब देते हैं आपको अगला क्वेश्चन और आपका अगला क्वेश्चन होता है आपकी खिदमत में। किस वेद में प्राचीन वेद युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? अब देखिएगा यहाँ पर सबसे प्राचीन की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, अभी हालांकि मैं थोड़ी देर पहले आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। वेदों की जो हम बात करते हैं तो वेद आपके लगभग बताए जाते हैं 5000 वर्ष पहले इनको बताया जाता है। इनकी रचना जो बताई गई है 5000 वर्ष पहले बताई जाती है, जिनका संकलन वेद व्यास ने किया था। और सबसे प्राचीन वेद की अगर हम बात करें तो इसका राइट आंसर आपका ए होता है दोस्तों, ये लीजिएगा। ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीन वेद है जिसमें 10 मंडल 10,642 इसमें रचनाएं हैं, 1028 में आपके सूक्त हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इसका 30 इसमें 10 मंडल में इसे बनाया गया है। 30वां मंडल आपका सावित्री को समर्पित है, 7वां मंडल आपका अरुण को और 10वें मंडल में आप देख सकते हैं इसमें पुरुष सूक्त को है, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं। इसमें सबसे ज्यादा पराक्रमिक राजा माना गया है वो माना गया है इंद्र को, जिसके लिए 250 रचनाएं हैं। और दूसरे नंबर पर अग्नि को माना गया है जिसके लिए 200 रचनाएं समर्पित हैं। अग्निदेव को मनुष्य और देवों के मध्य संबंध स्थापित करने वाला माना गया है। आपने देखा होगा जब यज्ञ होते हैं आपके तो आप जो देते हैं आहुतियां वो यज्ञ में अग्नि को देते हैं और आप जैसे बोलते हैं ओम गणेशाय नमः, यानी कि आप गणेश की आहुति आप अग्नि को देती हैं। अथवा इसका कार्य मैं ये स्पष्ट करना चाहूंगा कि जो आप अग्नि को देते हैं वो उसका कार्य होता है कि वो ले जाकर के गणेश को दे, यानी कि मनुष्य और देवों के मध्यस्थ जो कार्य करता है वो अग्नि करता है, जिसे मैं ये कह सकते हैं आप पोस्टमैन का जो कार्य करता है वो अग्निदेव करते हैं। चलिएगा बढ़ते हैं आगे, लेते हैं अगला क्वेश्चन और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन आपके लिए कैसा होगा। ये लीजिएगा, ऋग्वेदिक कार्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? शिक्षा, पशुपालन, कृषि या फिर इसमें व्यवसाय है? दोस्तों ऋग्वेदिक कार्यों का मुख्य व्यवसाय जो था मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले बता रहा था, आर्य जो आए हैं वो मध्य एशिया से आए हैं और इनका जो मुख्य व्यवसाय था वो दोस्तों था पशुपालन। बिल्कुल सही, ये पशु चराते हुए भारत में आए थे और ये सफेद कपड़े ये सफेद वस्त्र पहना करते थे, घोड़े पर सवार थे और भाले इनके हाथ में हुआ करते थे और ये पशु चराते हुए भारत में आए और इन्हें यहाँ की संस्कृति बहुत अच्छी लगी और उसके बाद ये यहाँ पर ही आकर के बस गए दोस्तों। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका होता है 20 का राइट आंसर होता है, ये लीजिएगा। बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन आपकी खिदमत। प्रथम विधि निर्माता कौन है? सेल्यूकस, चाणक्य, मनु या इनमें से कोई भी नहीं है। अब आपने देखा होगा सेल्यूकस को तो नहीं माना जाता, परंतु आप देख सकते हैं इसमें चाणक्य को विधि निर्माता के यानी कि अर्थशास्त्र का बहुत बड़ा विख्यात पंडित माना जाता है, जबकि यहाँ पर मनु विधि निर्माता। देखिएगा भारत के अंदर 1927 से पहले अगर भारतीय संविधान माना जाता था वो मनुस्मृति को माना जाता था। मनुस्मृति में बहुत सारी कुप्रथाएं जुड़ी हुई थी, वो आप भी जानते हैं, जैसे सती प्रथा का होना या और दूसरा महिलाओं के अधिकारों को पूर्णतः छीन लेना, शूद्रों के अधिकार को पूर्णतः छीन लेना और इसमें बहुत सारी कुनीतियां आपकी जुड़ी हुई थी। और दोस्तों यही आपके भारतीय संविधान से पहले भारत का संविधान माना जाता था। दोस्तों अगर आप बात करते हैं भारतीय संविधान की तो भारतीय संविधान आपका लिखा गया है आजादी के बाद में, जिसे लिखा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने, जिसमें लिखते हुए 2 साल 11 महीने 28 दिन का समय लगा और 63 लाख रुपए की लागत के साथ में इसे बना करके तैयार किया गया दोस्तों। और उसमें आप देख सकते हैं सभी देशों की जो अच्छी अच्छी बातें हैं सभी इसमें जोड़ी गई हैं और ये एक तरफा संविधान नहीं है दोस्तों। चलिएगा दोस्तों, तो इसका राइट आंसर आपका यहाँ पर होता है सी। और बढ़ते हैं हम अगले की तरफ, ये लीजिएगा अगला क्वेश्चन आपके लिए। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है?
भूमि, गोधन, गोधन और भूमि या इनमें से कोई भी नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका क्या होता है जानते हैं आपसे, चलिएगा बताइएगा इसका राइट आंसर आपकी तरफ से क्या होता है दोस्तों। तो इसका दोस्तों राइट आंसर की अगर हम बात करते हैं तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका है गोधन, यानी कि गाय के धन को यहाँ पर संपत्ति का प्रमुख रूप माना जाता था। जी हाँ दोस्तों, चलेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस समय में ऋग्वेद में गाय को महत्ता ज्यादा दी गई है, जबकि आपका वैदिक काल में आप कुबड़ वाले बैल को ज्यादा माना गया है। ठीक है दोस्तों, और बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला क्वेश्चन। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था, यानी कि पशुपति, प्राकृतिक, माता या त्रिमूर्ति। तो दोस्तों आप बताइएगा इसमें वैदिक धर्म का मुख्य लक्ष्य जो था वो किसकी पूजा क्या करते थे, किसकी उपासना क्या करते थे। पशुपति अथवा पशुपति शिव को माना जाता है, यानी कि उन्हें पशुपति यानी पशुओं का देवता माना जाता है। आप देख सकते हैं हड़प्पा सभ्यता से निकली हुई जो मूर्ति है उसमें 4 आपके जानवर हैं, यानी कि आप उसमें देख सकते हैं। इसी में प्राकृतिक है, माता है या त्रिमूर्ति है। त्रिमूर्ति में ब्रह्मा विष्णु महेश को रखा गया है। आप कहते हैं प्राकृतिक या इसमें माता का है। तो दोस्तों इसमें जो है वैदिक धर्म का जो समय है, वैदिक समय में जो उपासना की जाती है वो आपकी प्राकृतिक की उपासना की जाती है। और प्राकृतिक आपका क्या है आप अच्छे से जानते हैं, जिसे आप पर्यावरण के रूप से भी नाम से भी जानते हैं। लीजिएगा अगला क्वेश्चन आपके लिए। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है, बताइएगा दोस्तों। आपके सामने है कि देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है। वरुण है, इंद्र है, राम है या कृष्ण है दोस्तों। अब मैं आपको बता रहा था दोस्तों, मैंने भी कुछ देर पहले ही आपको बताया था कि ऋग्वेद में सबसे ज्यादा समर्पित रचना है वो किसके लिए है और उसकी तुलना किससे की जाती है दोस्तों। तो यहाँ पर आप देखते हैं वरुण जो है आपका, इनके लिए 7वां मंडल जो है वो समर्पित है। इंद्र या पुरंदर, पुरंदर को या इंद्र को एक ही माना गया, शब्द का प्रयोग इंद्र के लिए किया गया। राम आप देख सकते हैं, राम काफी बाद के नायक हैं, पात्र हैं। और कृष्ण यानी कि राम को यहाँ पर त्रेता में और द्वापर में, और यहाँ पर कृष्ण को त्रेता में माना जाता है दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं और लेते हैं अगला क्वेश्चन। इसका राइट आंसर आपका बी होता है, ये दीजिएगा दोस्तों। प्राचीन भारत में निष्क नाम से क्या जाने जाते थे, बताइएगा। प्राचीन भारत में निष्क नाम से क्या जाने जाते थे। तांबे, स्वर्ण, आभूषण, चांदी या इनमें से कोई भी नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका क्या होता है, इसका राइट आंसर आप क्या बताने वाले हैं और इसका राइट आंसर आपका क्या होता है। चलेगा। तो दोस्तों यहाँ पर प्राचीन भारत में जो निष्क की बात की गई है, निष्कर्मण आपने सुना होगा कई बार। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका होता है, इसका राइट आंसर आपका बी है, स्वर्ण, यानी कि सोने को निक्स के नाम से भी जाना जाता था दोस्तों। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका है, यहाँ आप देख सकते हैं इसका राइट आंसर आपके सामने है। और लीजिएगा अगला क्वेश्चन आपको देते हैं और बढ़ते हैं आगे की तरफ और अगला क्वेश्चन आपकी खिदमत में होगा, ये लीजिएगा। योग दर्शन के प्रतिपादक हैं गौतम, चाणक्य, विदुर या पतंजलि। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखते हैं गौतम, यहाँ पर महात्मा गौतम का नाम आता है, चाणक्य का नाम आता है जो अर्थशास्त्री माने जाते हैं, विदुर आपके महाभारत के एक पात्र हैं और इसी के बाद में पतंजलि है। तो दोस्तों अगर बात की जाए यहाँ पर कि यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होता है, यहाँ पर योग दर्शन के प्रतिपादक किसे माना जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका क्या होता है, तो दोस्तों ये लीजिएगा, इसका राइट आंसर आपका होता है पतंजलि। जी हाँ, गौतम बुद्ध जो है आपके बौद्ध धर्म के संस्थापक हैं, जिन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की, जिनका बारे में चलिए फिर बात करते हैं, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, समय का थोड़ा सा अभाव है। कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है, मीमांसा से, वेदांता से, न्याय से या ये सभी से है दोस्तों। तो कर्म का सिद्धांत आपका किससे है, तो आप देखना चाहेंगे तो यहाँ पर आप बताएंगे कर्म का सिद्धांत किससे है, यहाँ पर मीमांसा से, वेदांता से है, न्याय से है या ये सभी से है। इसके राइट आंसर की आप बात करते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पर जो कर्म की बात कर रहे हैं वो आप इसका राइट आंसर क्या होता है ये आप बताएंगे दोस्तों, इसका राइट आंसर। जी हाँ दोस्तों, चलेगा। तो दोस्तों यहाँ पर अगर इसकी बात करते हैं तो यहाँ पर इसका न्याय से है, इसका राइट आंसर सी होता है। बढ़ते हैं अगले की तरफ, ये लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है।
पारस स्मृति, मनु स्मृति या नारद स्मृति या इनमें से कोई भी नहीं है। तो दोस्तों जैसा कि मैं अभी आपको बता चुका हूं कि सबसे अभी मैं बता चुका था कि इसके बारे में कि भारत के संविधान से पहले जो सबसे महत्वपूर्ण माना जाता था तो वह आपका मनुस्मृति को माना जाता था। भारतीय संविधान से पहले का जो संविधान है वो मनुस्मृति को दोस्तों माना गया है। तो दोस्तों यहाँ पर इसकी बात अगर हम यहाँ पर करते हैं पारस स्मृति, मनुस्मृति या नारद स्मृति, तो यहाँ पर सबसे प्राचीन आपका होता है मनुस्मृति। इसका राइट आंसर होता है यही प्राचीनतम आपकी मनुस्मृति है। गायत्री मंत्र की रचना किसने की है? तो दोस्तों यहाँ पर बताएंगे गायत्री मंत्र की रचना किसने की है। गायत्री मंत्र जो है आपका ऋग्वेद के 30 मंडल को समर्पित है और यह है सावित्री को समर्पित है। तो आप जानते हैं गायत्री मंत्र कौन सा है, ओम भूर्भुवस्सुः भर्गो देवस्य धीमहि, इस तरह से आप उसको पढ़ सकते हैं। चलेगा। तो दोस्तों यहाँ पर परीक्षित की बात करते हैं। ये राजा परीक्षित जो है आपके अर्जुन के पोते हैं। विश्वामित्र एक ऋषि है, वशिष्ठ भी एक ऋषि है। तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करते हैं गायत्री मंत्र की जो रचना की है वो विश्वामित्र ने की है। राइट आंसर का बी होता है और यह है तीसरे मंडल में सावित्री को समर्पित है। जी हाँ दोस्तों, तो बढ़ते हैं आगे, लेते हैं अगला क्वेश्चन, ये लीजिएगा आपकी खिदमत में। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? ये मैं कुछ देर पहले आपको बता चुका हूं। इसका राइट आंसर आप क्या बताएंगे? इसका राइट आंसर आपका क्या होता है और आप इसको क्या बताने वाले हैं दोस्तों? तो दोस्तों यहाँ पर देखते हैं इसका राइट आंसर आपका क्या होता है। हड़प्पावासी जो है आप देखते हैं हड़प्पावासी जो करते थे वो कपास की खेती क्या करते थे दोस्तों? बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर आपका कपास की का आयात क्या करते थे। हालांकि खाने के लिए जो चावल गेहूं भी वो उगाया करते थे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर जो मिलता है व्यवसाय वो कपास की खेती मिलती है दोस्तों। इसका राइट आंसर आपका कपास की खेती होता है। चलिएगा, बढ़ते हैं आगे की तरफ। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? देखिएगा, मैं अभी आपको कुछ देर बता चुका था हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और सिंध। यह आपका सभी जो क्षेत्र है भारत की आजादी के बाद जब डिवाइडेशन हुआ पाकिस्तान और भारत को अलग किया गया तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में चले गए। लोथल आपका जो पड़ता है ये आपका गुजरात में पड़ता है और यह राइट आंसर पड़ता है, यह भारत का एक हिस्सा बताया जाता है या स्थान है। सिंधु सभ्यता कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो वो आपका दोस्तों होता है लोथल। और बढ़ते हैं आगे, लेते हैं यहाँ लोथल जो है आपका प्राचीन बद्रगाह भी यहाँ पर स्थित था। ये लीजिए, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? देखिएगा, अंतिम क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं और देखते हैं अंतिम क्वेश्चन को आप किस तरह से बताने वाले हैं दोस्तों। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? तो दोस्तों सिकंदर ने जो आक्रमण किया है भारत पर वो क्या है आपका 326 ईस्वी में। ये फिलीपींस का रहने वाला था दोस्तों और इसकी मृत्यु बेबीलोन में हुई है और इसका जन्म हुआ था 356 ईसा पूर्व में और 323 ईसा पूर्व में इसकी मृत्यु हो गई है। ये 33 साल की उम्र में मरा और इसने पूरे विश्व को लगभग जीत ही लिया था और इसे विश्व विजेता कहा जाता है दोस्तों। और इसी के साथ में आज आपकी क्लास होती है खत्म और मैं लेता हूं आपसे विदा दोस्तों। मिलते हैं अगली क्लास में बहुत ही अच्छे क्वेश्चनों के साथ में दोस्तों। तब तक के लिए गुड डे, गुड लक, गुड बाय और जय हिंद।